हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। उसका जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो हमारा यूनिट 4 आ रहा है जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसकी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हम आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ से हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से इंट्रोडक्शन से ये चैप्टर हमारा शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के कंटेंट के लिए, और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो देखिए क्या दिया है, टू क्लैरिफाई एंड मॉडिफाई द लॉ गवर्निंग द सेल्स ऑफ गुड्स और मूवेबल द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज स्टेबलाइज्ड। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो क्यों स्टेबलाइज किया गया था? जो सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल्स के या फिर कोई भी मूवेबल चीज है उसकी सेल के गुड्स, उसकी सेल को गवर्न करने के लिए कि किस लॉ के अकॉर्डिंग वो सेल होनी चाहिए, क्या क्या उस पर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको क्लैरिफाई और मॉडिफाई करने के लिए हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को स्टेबलाइज किया था। द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? जुलाई 1930 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। दिस एक्ट स्टेबलाइज सर्टेन रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड। इस रूल ने क्या किया था? कुछ रूल्स को स्टेबलाइज किया था। किस लिए? सेल्स ऑफ गुड्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू जनरल लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस दे expressly conflict with the terms of the sales of goods act. Under this act, a person who purchases product or agrees to do so is referred as buyer. इस एक्ट के अंदर कोई भी पर्सन जो कुछ चीज बेचना चाहता है या उसको बेचने के लिए बेच रहा है या बेचना चाहता है उसे हम कहते हैं बायर। वाइल अ पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल, मतलब जो खरीद रहा है या खरीदना चाह रहा है उसे हम कहते हैं सेलर। दिस एक्ट हैज बीन सेवरल अमेंडमेंट एंड एडेप्टेशन ऑर्डर इन ड्यू कोर्स। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, कुछ एडेप्टेशन किए जा चुके हैं जैसा टाइम चलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, इसमें हमें बेसिकली क्या दिया गया है, सभी की डिफाइन बता रखी है जो जो टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास है गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो गुड्स हैज बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। हर टाइप की वो प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है अदर देन, किसके अलावा? जो ऑक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं करते और मनी को इंक्लूड नहीं करते इसमें। और एंड इंक्लूड, और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू विच शिवियर्ड बिफोर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। मतलब वो सब हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी जिस किसके अलावा? ऑक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, वो सभी चीजें जो किसी जमीन से अटैच है बट जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो हम उन्हें जमीन से अलग करके बेच देंगे, वो सारी चीजें हमारी गुड्स के अंदर आती है। Therefore, goods are defined by this act by has the following characteristics। तो जो इस एक्ट ने डिफाइन करा है गुड्स को उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? फर्स्ट, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसे हम गुड्स कहते हैं। सेकंड, मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम आर नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स। मनी और ऑक्शनेबल क्लेम इनको हम गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। मनी इज डिफाइंड एज करंट कॉइन ऑफ रियल, मतलब अभी करंट टाइम पर जो भी मुद्रा चल रही है हमारी कंट्री में उसे हम मनी कहते हैं। बट दोज कॉइन्स विच आर नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन कैन बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज एन आर्टिकल ऑफ क्यूरियोसिटी। बट ऐसे कॉइन, कॉइन का मतलब है मनी से जो भी, चाहे नोट हो, पेपर नोट हो, चाहे वो कॉइन हो, जो पहले चलता था बट अब बंद हो चुका है उसे हम गुड्स मान सकते हैं क्योंकि वो आर्टिकल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। जो अभी मनी सर्कुलेट हो रही है हमारी इकोनॉमी में उसे हम गुड्स नहीं मान सकते। थर्ड है गुड्स इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। गुड्स क्या इंक्लूड होते हैं? स्टॉक और शेयर गुड्स में इंक्लूड होते हैं। फोर्थ है गुड्स ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ये हमारी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ और है हमारे पास, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड कैन बिकम गुड्स इफ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी कोई भी चीज जो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच है बट जब उसका कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो उससे अलग की जा सकती है, उसे हम गुड्स में इंक्लूड करते हैं।
अब आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं हमारे पास? तो ब्रॉडली स्पीकिंग गुड्स आर द फॉलोइंग थ्री काइंड्स। गुड्स के हमारे पास थ्री टाइप्स है। नंबर वन, एग्जिस्टिंग गुड्स। ये कौन से होते हैं? दे आर दोज गुड्स विच हैव बीन एक्चुअल एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। ये वो गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं सप्लायर के पास, उन्हें हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर अगेन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। अब हमने एग्जिस्टिंग गुड्स के भी तीन काइंड्स बना दिए हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का फर्स्ट काइंड है अनएसर्टेन्ड गुड्स। दे आर दोज गुड्स विच आर नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाय द सेलर बट आर डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्क्रिप्शन अलोन। ये वो गुड्स होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बायर ने नहीं दिया है कि वो क्या खरीदना चाहता है, और ना ही सेलर उन्हें अभी तक पहचान पाया है। ये कब पहचाने जाएंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा उसके बाद। सेकंड आता है हमारा एसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स बिकम एसर्टेन व्हेन द सेलर डिसाइड विच पार्टिकुलर गुड्स ही इज गोइंग टू सेल। अब इसमें क्या होता है? एसर्टेन गुड्स वो गुड होते हैं जब सेलर के पास बहुत सारा बल्क होता है एक ही टाइप के गुड्स का, और उनमें से वो किसी एक गुड को चूज कर लेता है कि हाँ मेरे को ये वाला गुड बेचना है, तो वो गुड बन जाता है एसर्टेन गुड। This word is used as synonym with specific good, but the difference between the two is that certain goods may become identified only after a contract of sale has been made. जो ये certain goods होते हैं ये हम कब पहचानते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है उसके बाद हम उसे चूज करते हैं कि हाँ मेरे को ये वाला गुड्स तुम्हें देखना है। सी टाइप आता है स्पेसिफिक गुड। तो दे आर हैव बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। स्पेसिफिक गुड को सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है। दोज गुड्स विच आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। ये वो गुड्स होते हैं जो कि हम पहचान भी लेते हैं कि हमें कौन सा बेचना है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर हम एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम ये बेचना चाहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप की जो कैटेगरी थी काइंड्स ऑफ गुड्स की, वो फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। सेकंड टाइप के आते हैं हमारे फ्यूचर गुड्स। अब ये कौन से गुड्स होते हैं? अ पर्सन में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल समथिंग टू द अदर विच मे हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस बट विच इज ही इज टू एक्वायर, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन फ्यूचर। मतलब ये वो टाइप के गुड्स होते हैं जो कि अभी सेलर के पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना, बट वो उन्हें एक्वायर करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा या फिर बनाएगा। कब? फ्यूचर में, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, अ कल्टिवेटर में एग्री टू सेल द क्रॉप दैट ही हैज शोन। मतलब एक किसान है वो अपनी क्रॉप को बेचने के लिए तैयार रहता है जो कि वो बोएगा। तो ये होता है हमारा फ्यूचर गुड्स। थर्ड है कंटिजेंट गुड। आर दोज द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन एन कंटिजेंसी विच में और मे नॉट हैपन। कंटिजेंट गुड्स कौन से होते हैं? तो वो गुड्स जिनका एक्विजिशन मतलब वो सेलर के पास किसी ऐसे इवेंट के होने से आएंगे या ना होने से आएंगे, तो उन्हें हम कहते हैं कंटिजेंट गुड। मतलब अगर कोई चीज होती है या नहीं होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स सेलर के पास आएंगे, तो वो हो जाते हैं हमारे कंटिजेंट गुड्स। ये आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इसे रीड करिएगा। अब आएगा हमारे पास क्या है? इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। पेरिशिंग का मतलब होता है खराब हो जाना। जब गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 and 8 देन वर्ड पेरिशिंग मीन्स नॉट ओनली फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बट इट ऑल्सो कवर। सेक्शन 7 और 8 के अकॉर्डिंग जो वर्ड पेरिशिंग है उसका मतलब सिर्फ गुड्स का फिजिकली खराब होना नहीं है, और कुछ चीज भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। damages to goods as that the good have ceased to exist in the commercial sense, their mercantile character as a such has been lost। तो इसमें क्या है? मतलब गुड्स फिजिकली तो डिस्ट्रॉय नहीं होते लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो अब बेचने लायक हालत में नहीं होते, तो वो भी हमारा पेरिशिंग ही होते हैं। और लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। अब पेरिशिंग में और हम क्या इंक्लूड कर लेते हैं? अगर कोई गुड्स चोरी हो जाते हैं तो वो भी हमारे पेरिश हो जाते हैं। उनका मतलब भी यही होता है कि गुड्स पेरिश हो गए, बट इसमें इसका कोई फिजिकल तो चेंज हुआ नहीं है, गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो चोरी हुआ है तो उसे भी हम पेरिशिंग ही कहते हैं। थर्ड और क्या इंक्लूड होता है पेरिशिंग में? वेयर द गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। वो गुड जो कि गवर्नमेंट ने लॉफुली रिक्वेजेशन कर दिया, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के हो गए हैं जो कि अब हमारे नहीं रहे लॉफुली, तो वो भी हमारी पेरिशिंग में आ जाती है क्योंकि हमारे पास से वो चले गए। इट में ऑल्सो भी मेंशन दैट इट इज द
only the perishing of specific and ascertained goods that has affect a contract of sale, where therefore uncertain goods from the subject matter of contract of sale, their perishing does not affect the contract, and the seller is bound to supply the goods from wherever he like, otherwise he is liable for breach of the contract। हमें ये बोला गया है जो पेरिशिंग गुड्स पेरिश हो जाते हैं उसका इफेक्ट किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ता है, उन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ता है जो गुड्स एसर्टेन्ड होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं। बट जो अनएसर्टेन्ड गुड्स होते हैं उन पर पेरिशिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेलर वो कहीं से भी लाके दे, बायर को वो गुड्स देने पड़ेंगे सेलर को, वरना अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स में बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब क्या क्या चीजें हो जाती, क्या क्या इफेक्ट होते हैं गुड्स के पेरिश होने के। नंबर 1 है पेरिशिंग ऑफ गुड्स एट और बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस में अगेन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब हेड। कब क्या हैगा पेरिशिंग जब गुड्स होते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, तो इसके भी दो सब हेड्स हैं। नंबर 1 सब हेड का है इन केस ऑफ पेरिशिंग ऑफ द होल ऑफ द गुड वेयर स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे without the knowledge of seller perish at or before the time of contract, the contract is void। मतलब क्या बोला गया है, जब सारे गुड्स जितने भी स्पेसिफिक टाइप के गुड्स होने चाहिए और सारे गुड्स पेरिश हो जाए, कब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, बिना किसी नॉलेज, ना तो सेलर को पता हो और ना ही बायर को कि गुड्स पेरिश हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही, तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। दिस प्रोविजन इज बेस्ड आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक और एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट। ये प्रोविजन किस पर बेस्ड है, या तो म्यूचुअल मिस्टेक मतलब दोनों से गलती हुई है इसकी वजह से ये ऐसा हो गया, हम या तो ये मानकर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर हैगा, फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट हैगा, एसेंशियल हैगा जो कि एग्रीमेंट के, वो खराब हो गया है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। और ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और यहाँ पर हम इसे क्या नाम देकर वॉइड कर सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो इम्पॉसिबल हो गई है क्योंकि गुड्स ही बेकार हो गए, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बोथ ऑफ विच रेंडर एन एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो, और ये कैसा एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब ये एग्रीमेंट बनने से पहले ही वॉइड हो गया, तो वॉइड ऑफ एब इनिशियो हो गया। सेकंड सब हेड है इन केस ऑफ पेरिशिंग ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द गुड्स। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ सारे गुड्स का कुछ पार्ट खराब होता है। वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक ओनली पार्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय और डैमेज्ड, कुछ पार्ट गुड्स का या तो डिस्ट्रॉय हो गया मतलब खराब हो गया या डैमेज हो गया है। द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग विल डिपेंड ऑन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटायर और डिविजिबल। तो ये इसका इफेक्ट हम किस पर देते हैं कि क्या जो पार्ट खराब हुआ है गुड्स का वो उससे अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इफ इट इज एंटायर और इनडिविजिबल, मतलब अगर उसे हम अलग नहीं कर सकते गुड्स से, एंड ओनली पार्ट ऑफ गुड्स हैड पेरिश्ड इट इज वॉइड, अगर हम उस पार्ट को सारे गुड्स से अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, मतलब उस पार्ट को हम उस गुड्स में से हटा सकते हैं, इट विल नॉट बी वॉइड एंड द पार्ट अवेलेबल इन गुड्स कंडीशन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय बायर। तो अगर हम गुड्स खराब हुए गुड्स को उस कंप्लीट गुड्स में से हटा सकते हैं तो क्या होगा, जो बचे हुए सही गुड्स हैं वो बायर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये हमारे दो सब हेड हो गए, गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकंड टाइप का आता है पेरिशिंग ऑफ गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें क्या है, गुड्स कब खराब हो रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनने के बाद और सेल होने से पहले। तो where there is an agreement to sell specific good and subsequently the goods without any fault of the part of the seller or buyer perish before the risk passes to buyer। क्या हुआ है, जब स्पेसिफिक गुड्स के एग्रीमेंट, सेल का एग्रीमेंट बन चुका हो और गुड्स खराब हो जाए बिना किसी फॉल्ट के, ना तो बायर का फॉल्ट हो और ना ही सेलर का, और गुड्स पेरिश हो जाए बिफोर, कब, जब रिस्क बायर पे पास ना हुआ हो उससे पहले ही, तो क्या होता है, द एग्रीमेंट इज देयरफॉर अवॉइडेड। तो एग्रीमेंट हमारा वो भी अवॉइड हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम वॉइड एंड बोथ पार्टी आर एक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों पार्टी पर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस विच मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये किस पर बेस्ड है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है परफॉर्मेंस की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेल, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनने के बाद और सेल होने से पहले जो इम्पॉसिबिलिटी हो गई उसे हम कहेंगे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है।
If only part of the goods agreed to be sold perish, the contract become void if it is indivisible, but if it divisible, then the parties are absolved from their obligation only to the extent of perishing goods. वही बोला गया है, अगर उस पार्ट खराब वाले पार्ट को हम अलग कर सकते हैं तो वो उतने जो सही वाला पार्ट है वो बायर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर उस खराब वाले पार्ट को हम सभी गुड्स में से अलग नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। फर्दर इफ फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड, अब ये क्या बोला गया है, अगर किसी पार्टी के फॉल्ट से, मतलब किसी पार्टी की गलती की वजह से जो गुड्स हैं वो खराब होते हैं, देन द पार्टी इन डिफॉल्ट इज लायबल फॉर नॉन डिलीवरी और पे फॉर द गुड्स थ्रो अनडिलीवर्ड। तो इसमें क्या होगा, जिस पार्टी की गलती होगी वो लायबल होगा किसके, नॉन डिलीवरी के लिए, और उसे गुड्स के लिए पे करना पड़ेगा। अब आएगा इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। एक और कंसेप्ट है हमारा कि अगर फ्यूचर गुड्स हैं जो वो पेरिश हो जाएं तो इसका क्या है, अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ऑलवेज ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो अगर अभी हम किसी भी फ्यूचर गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट टू सेल। एज सच देयर अराइज अ क्वेश्चन एज टू वेदर सेक्शन अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड एज वेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एग्रीमेंट टू सेल वाला हैगा पोर्शन पेरिश होने का, वही इसमें हमारा फ्यूचर गुड्स के केस में भी अप्लाई होगा। ये आपको फैक्ट्स और एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं, आप इन्हें रीड करिएगा। मैं चलता हूं आगे। अब है हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसका मतलब क्या है, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड इज वन दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड व्हेन सच गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस। मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट हमारा जो बताता है कि हमारे पास इन गुड्स की पोजीशन है, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसा कि आपने कंपनीज के केसेस में सुना होगा, ट्रांजैक्शन जब बिजनेस की होती हैं उसमें जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट दिया जाता है, जो कि आपको बताता है कि आपके पास इस कंपनी के शेयर है। उसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। इन अ बिजनेस डील सच डॉक्यूमेंट ऑथराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी इफ इट्स पोजेसर टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स। ये कैसे हम या तो इंडोर्स कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं पोजेसर को कि उसे ये गुड्स रिसीव करने हैं। इट गिव्स द राइट टू द परचेजर टू रिसीव द गुड्स और टू डील फर्दर विद द गुड्स। ये परचेजर को क्या राइट देता है कि या तो तुम गुड्स रिसीव कर लो या तुम इन गुड्स को आगे बेच सकते हो। अब ये राइट ये परचेजर को देता है, ठीक है। अब आएगा कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्या क्या कंडीशन होती हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है कि द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कब यूज किया जाना चाहिए, हमारे डेली बिजनेस में यूज किया जाना चाहिए। सेकंड, द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू डिलीवर द गुड टू द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए इससे कि गुड्स कैसे डिलीवर होने हैं पोजेसर को, कौन लेने आएगा कौन देने आएगा, ये कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही परचेजर जिसने खरीदे हैं उसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसे गुड्स रिसीव करने हैं, कोई भी मतलब इनसे इसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट में। ये हमारी कंडीशंस होती हैं। तो देखिए हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। जो जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होनी है इस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आएगा हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। अभी तक हमने इसकी बेसिक डिफाइंस वगैरह देखी है, जो जो टर्म आगे यूज होने वाली है इस कंप्लीट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। अब आएगा हमारा देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन डिफाइंड वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ पीरियड। सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे डिफाइंड होता है, जब सेलर ट्रांसफर करे या एग्री करे कि मैं गुड्स में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप की, गुड्स की ओनरशिप में बायर को ट्रांसफर करना चाहता हूं या कर रहा हूं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑफ टू काइंड। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो टाइप का होता है, या तो हम डायरेक्टली उसी टाइम इमीडिएटली सेल कर दें या फिर एन एग्रीमेंट टू सेल की हम प्रॉमिस कर दें बायर को कि मैं तुम्हें ये फ्यूचर में ये गुड्स आप तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। तो ये हो जाते हैं हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। According to section 4 subsection 3 a sale has been defined as। अब according to section 4 of subsection 3 के अकॉर्डिंग सेल को कैसे डिफाइन किया गया है, where the seller transfer the property in goods to buyer at the time when a contract of sale made। मतलब सेल क्या होती है, जब इमीडिएटली सेलर बायर को
ओनरशिप पास कर दे, ट्रांसफर कर दे गुड्स की, तो उसी टाइम तो उसे हम कहते हैं सेल। एंड एन एग्रीमेंट टू सेल हैज बीन डिफाइंड एज, और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वेयर द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल होता है जब सेलर एग्री करे गुड्स में की ओनरशिप पास करने के लिए, कब, या तो किसी फ्यूचर डेट पर एक पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ये आपको एग्जांपल दिया है, इसे आप रीड करिएगा। आगे देखिए, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। एक एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बन जाता है, जब या तो जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर जो कंडीशन हमने रखी थी वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल एन एग्रीमेंट टू सेल एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में पढ़े थे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो जो सेल है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एग्जीक्यूटेड जो जिसमें ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई हो, और एग्जीक्यूटरी जिसमें अभी किसी पार्टी की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग हो। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस का, इन केस ऑफ सेल देयर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स, बट इन एन एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर डेट। देखिए सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप है गुड्स में वो हैंड टू हैंड इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, बल्कि लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें जो ओनरशिप है वो किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होनी होती है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ये आपके दो डिफरेंस दिए हैं आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। These two points of distinction create a different legal implication in the case of sale or an agreement to sell। अब इन दो पॉइंट की वजह से जो लीगल implications हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल की, उन पर कुछ अलग केसेस बन जाते हैं। देखिए नंबर 1, in the case of agreement to sell as the property in goods has not passed to the buyer, the purchaser has the right of recovering damages only from the seller of goods that are sold to third party, but in case of sale the seller can be held guilty of either of conversion or misappropriation if the goods are sold by him to a third party because the property in goods has passed to the buyer। इसमें क्या बोला गया है, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एज प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। मतलब जब एग्रीमेंट टू सेल होता है और प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं की गई होती है, द परचेजर हैज द राइट ऑफ रिकवरिंग डैमेजेस ओनली फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। तो जिसने गुड्स खरीदे हैं अगर उसने गुड्स को थर्ड पार्टी को बेच दिए और उसके पास ओनरशिप आने से पहले उसने किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दिए, तो जो अगर जो सेलर है पहले वाला वो उस परचेजर को ही ट्रांसफर नहीं करता तो वो थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और उससे अगर उसको कुछ डैमेजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली उन डैमेजेस को सेलर से रिकवर कर सकता है, बट सेल के केस में ऐसा नहीं होता। सेकंड है, इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल if the buyer failed to pay the price of the goods, the seller has only the right to recover damages from the buyer because buyer has not yet become the owner of the goods, but in case of sale seller has the right to file a suit against the buyer for the price of goods if purchaser commit a breach of the contract by refusing to purchase the goods because he has become the owner thereof। अब देखिए एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर गुड्स के पैसे देने से मना कर देता है तो सेलर क्या कर सकता है, सिर्फ उससे डैमेजेस रिकवर कर सकता है कि तुमने पैसे देने से क्यों मना कर दिए। लेकिन जो सेल के केस में ऐसा नहीं होता, सेल के केस में क्या कर सकता है, उसके पास राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट परचेजर के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। सी पॉइंट है, वेयर इन द केस ऑफ सेल द बायर बिकम इंसॉल्वेंट विदाउट द पेमेंट ऑफ प्राइस, द सेलर शैल हैव टू हैंड ओवर द गुड्स if they are in his possession to the official assignee of buyer, but in an agreement to sell he can refuse to deliver the good till the payment of price because seller is still the owner of the goods। देखिए सेल के केस में क्या होता है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर अपनी अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता, सिर्फ तभी कर सकता है अगर गुड्स अभी तक बायर की पोजीशन में नहीं गए हैं तो। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है गुड्स की पेमेंट से पहले तो सेलर है वो गुड्स की पोजीशन अपने पास ही रख सकता है और उन्हें किसी तीसरे पर्सन को बेच सकता है, ना कि उस इंसॉल्वेंट वाले सेलर को परचेजर को बेचेगा। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए लीगल इम्प्लीकेशन के। फोर्थ पॉइंट और है आपका एक,
इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ द सेलर बिकम insolvent and the goods are still in his possession, the buyer cannot recover the goods but can file a petition against the seller in insolvency proceeding for damages due to breach of contract. But in case of sale, the buyer can take the goods from the seller who has become insolvent. क्या बोला गया है एग्रीमेंट टू सेल में? अभी हमने ऊपर देखा था बायर इंसॉल्वेंट हुआ था, लेकिन अगर अब सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और एग्रीमेंट टू सेल है, तो जो परचेजर है वो सिर्फ बायर है, वो क्या कर सकता है? सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर सेल का केस है, सेल हैगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और बायर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बायर उनसे गुड की पोजीशन ले सकता है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या क्या लीगल इंप्लीकेशंस होती हैं। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट सेल क्रिएट अ राइट इन रेम व्हाइल एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट अ राइट इन पर्सनम। तो कहा जाता है कि सेल क्रिएट कर देती है किस चीज का राइट? राइट इन रेम, मतलब रेमेडीज एक तरीके से हम कह सकते हैं। व्हाइल एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट अ राइट इन पर्सनम। तो देखिए गाइस, आज की वीडियो में हमने अपना इतना चैप्टर डिस्कस कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसकी उन सभी टर्म्स को देखा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो हमने देखा। आगे की वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो, सेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। थैंक यू।